हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 9 का जो न्यू साइंस बुक है एक्सप्लोरेशन, उसका जो 8th चैप्टर है दैट इज जर्नी इनसाइड द एटम। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग एटम के रिगार्डिंग बात करेंगे, एटम से रिलेटेड बात करेंगे। एटम का डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया, एटम्स का क्या क्या पार्ट्स होता है, ये सारा चीज को हम लोग यहाँ पे पूरे अच्छे से हर एक पॉइंट जो भी एनसीईआरटी में आपका दिया गया है सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कोई पॉइंट्स आपका नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आए। तो पूरा एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट्स यहाँ पे कवर किया गया है जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आइसोटॉप्स, आइसोबार क्या होता है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लेक्चर होगा वन शॉट होगा और वन शॉट में हम लोग इस पूरे चैप्टर्स को करेंगे कवर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटम्स के बारे में। तो याद रखिएगा केमिस्ट्री का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है वो है आपका एटम्स। इसके बाद वाला चैप्टर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और यह चैप्टर अगर आपका क्लियर हुआ तभी जाके अगला चैप्टर आपका ना वो जो है आपका क्लियर होगा, जहां पे हम लोग बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये चैप्टर अगर क्लियर नहीं होगा तो अगला में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये चैप्टर और अगला चैप्टर है, याद रखिएगा, वो केमिस्ट्री का हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी सब है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ेगा। बहुत समझने वाला चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एक एक पॉइंट को समझेंगे और मजा से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एटम्स के बारे में। जैसे हम लोग सेल में बार बार बोल रहे थे, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसे बना है, सेल से बना है। उसी तरह एटम्स का ये वाला पार्ट याद रखिएगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसका, मैटर का। जैसे सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स था किसका, ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लाइफ का। उसी तरह एटम जो है पूरे मैटर का ही बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो सिंपल इसका मतलब है जो भी मैटर है वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो सब किससे बना है, याद रखिएगा, वो एटम से बना है। दैट मीन्स जो आपका सेल है, जो फंडामेंटल यूनिट था लाइफ का, वो भी आपका एटम से ही बना है। जो सेल है वो भी आपका एटम से ही बना है। मतलब नॉन लिविंग से किसका फॉर्मेशन हुआ है, लिविंग का। तो चलिए डिटेल में समझते हैं एटम्स के बारे में। तो मैटर, लिविंग और नॉन लिविंग, इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो भी आप सब्सटेंस देख रहे हैं, जो भी आप मैटर देख रहे हैं, टेबल देखिए, चेयर देखिए, पेन देखिए, ठीक है, कोई भी प्लांट देखिए, कोई भी एनिमल देखिए, कोई स्टोन देखिए, कोई वुड देखिए, जो भी चीज आप देख रहे हैं, एवरीथिंग सब जो है आपका छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। सैंड को भी छोटा करेंगे, छोटा करेंगे, छोटा करेंगे, छोटा करेंगे तो एक ऐसा पार्टिकल्स आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। चौक को भी आप तोड़ते जाएगा, तोड़ते जाएगा, तोड़ते जाएगा, तोड़ते जाएगा, अल्टीमेट एक ऐसा पार्टिकल्स आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। तो कोई भी चीज हो, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब अल्टीमेटली किससे बना होगा, एटम से। एटम्स बहुत छोटे, जब हम लोग सेल को नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं तो जो एटम्स है वो तो और स्मॉल है, इतना स्मॉल है जिसको भी हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब हम लोग बात करेंगे एटम्स के बारे में। सबसे पहले किसने बोला, एटम्स को खोजा किसने। जैसे सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने, उसी तरह यहां पे हम लोग बात करेंगे एटम्स को किसने खोजा। प्राउड फीलिंग वाला बात है, एटम्स को खोजने वाले जो है वो हमारे देश के हैं, अपना देश का, ठीक है। तो एटम्स को सबसे पहले किसने देखा, याद रखिएगा, किसने खोजा, आचार्य कैनाडी। तो आचार्य कैनाडी जो थे, याद रखिएगा, इंडियन फिलोसोफर थे। इनका कहना था मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड परमाणु। इनका सिंपल कहना था मैटर को जब हम बार बार डिवाइड करेंगे एक छोटा पार्टिकल्स आएगा जिसको इन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया, परमाणु।
और परमाणु, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एटम्स बोलेंगे। तो आचार्य कनाड ने बोला किसी भी मैटर को जब हम बार बार डिवाइड करेंगे तो एक छोटा पार्टिकल्स आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे, और बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनाएंगे, दैट मीन्स मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा 2 परमाणु मिलकर डायड बनाएंगे, 3 परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, ट्रायड बनाएंगे। इन्होंने जो परमाणु है उसका कॉन्सेप्ट दिया। परमाणु को सबसे पहले किसने खोजा, आचार्य कनाड ने, इंडियन फिलोसोफर थे। उसके बाद परमाणु को तो इन्होंने परिभाषित किया ही, डिफिनेशन दिया ही, उसके साथ साथ इन्होंने यह भी बताया कि परमाणु आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते, अणु बनाते। उसी के कुछ समय बाद जो ग्रीक फिलोसोफर थे उनका भी यही मानना था। देखिए हम लोग में दिक्कत क्या है ना, हम लोग चीजों को बाहर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। बहुत सारा डिस्कवरी, बहुत सारा इन्वेंशन हम लोग कर लेते हैं, बट हम लोग उसको आगे तक नहीं ले जा पाते, लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो सबको लगता है कि हम लोग बहुत सारा चीज को डिस्कवरी नहीं किए, बहुत सारी चीजों को इन्वेंशन नहीं किए, हम लोग बैक हो जाते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, सिस्टम की वजह से बैक हो जाते हैं। तो बहुत सारे चीजों को हमने खोजा, डिस्कवरी किया है, इन्वेंशन किया है, बट नाम में है ही नहीं। उसके बाद जो इंडियन बुक्स है उसमें नाम आता ही नहीं, जब तक नाम नहीं होगा तब जानिएगा कैसे। तो इनका जो नाम है ना, बहुत सारे बुक्स में देखिएगा, अब तो एनसीईआरटी ला रहा है, पहले एनसीईआरटी में ही था, थोड़ा बहुत था इनके बारे में, लेकिन उतना अच्छा से नहीं था। उसके बाद साइड बुक्स में तो रहता ही नहीं था, ठीक है। एक प्रदीप करके बुक आता था, उसमें थोड़ा बहुत था, तो हम लोग इसके बारे में जानते थे। अब एनसीईआरटी अच्छा से एक्सप्लेन किया तो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अपने बारे में जानना है, हम लोग का क्या उसमें योगदान है, पहले उसको जानना है। तो अपना पहले रोल जान गए, अब आते हैं इनको देखते हैं। तो ये थे आपके ग्रीक फिलोसोफर। तो 2 फिलोसोफर, एक थे ल्यूसिपस और एक थे आपका डेमोक्रिटस। इन्होंने मिलकर वही बात कहा, ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इनका भी वही मानना था, जब मैटर जो है छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम्स। इन्होंने नाम बदल दिया, हम लोगों ने उसका नाम दिया परमाणु, और इन्होंने उसको इंग्लिश में नाम दे दिया एटम्स। काम हम लोग किए और नाम इनका हो गया। उसके बाद ये यहां पे याद रखिएगा, ये दोनों लोग जो थे वो क्या थे, आपके फिलोसोफर थे, एक इंडियन फिलोसोफर, और ये लोग जो थे वो क्या थे, ग्रीक फिलोसोफर। उसके बाद फर्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने बस यही बोला कि भैया मैटर जो है उसको बार बार डिवाइड करेंगे, छोटा पार्टिकल से आएगा, उसको एटम बोलेंगे। उसके बाद एटम्स के रिगार्डिंग और कोई बात उन्होंने नहीं कहा। लेकिन डाल्टन जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के रिगार्डिंग कुछ थ्योरी दिया, कुछ बात बताया, जो एटम्स कैसा है, क्या काम करता है, क्या करता है, वो सारा चीज का जानकारी किसने दिया, डाल्टन ने दिया। तो 1808 में डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दिया, जिसके लिए बहुत ही फेमस हुए। इनका कहना था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। सभी मैटर जो है एटम से बना होता है, और एटम जो होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है इनके रिगार्डिंग। इनका कहना था एटम तो बहुत छोटा होता ही है, मैटर जो है एटम से तो बनता ही है। दूसरा बात इन्होंने कहा सबसे मेन, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है, जी एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में हम लोग पढ़ेंगे जी एटम को भी हम लोग डिवाइड कर दिए। एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके अलावा भी पार्टिकल्स है, लेकिन जो मेन पार्टिकल्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसका, मैटर का। ये तो सही बात है। अब डाल्टन्स का इंफ्लुएंस क्यों हो जाता है, डाल्टन्स गेव द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एटम्स। डाल्टन जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के रिगार्डिंग कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ थ्योरी दिया। हिज थ्योरी बिकम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। और उन्हीं का जो थ्योरी है एटम्स के रिगार्डिंग आगे जो भी डिस्कवरी होगा उसका क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो चलिए अब एटम्स हम लोग खोज लिए, अब एटम्स के आगे का बात करेंगे। तो एटम्स का जब खोज हुआ ना, तो पूरे वर्ल्ड में एक हैप्पीनेस था, खुशी का लहर, ये बहुत बड़ा हम लोग तीर मार लिए, एटम्स को हम लोग खोज लिए। अब उसके बाद भी एक नया चैलेंज था कि एटम्स का अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, एटम्स के अंदर कौन कौन है। चलिए अब उस मेंबर्स को हम लोग खोजते हैं। तो भाई लोग बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आपका सिलेबस
जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, इसके लिए पूरा फोकस्ड है और पूरे समय लगे हुए हैं कंटेंट को तैयार करने में और लेक्चर डिलीवर करने में। इसलिए आपका भी राइट बनता है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा कोशिश में है जे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि समर वेकेशन होने वाला है, बहुत सारे स्कूल में हो चुका है और इसी समर वेकेशन में ज्यादातर स्टूडेंट सिलेबस को कवर करते हैं। तो इसका फायदा भी उठाइए, घूमिए भी, बाहर भी जाइए, समय मिलता है तो थोड़ा बहुत कवर कीजिए सिलेबस को। बहुत सारे स्कूल में थोड़ा सा समर वेकेशन लंबा होता है तो उसका फायदा उठाइए और सिलेबस को जल्दी कवर कीजिएगा तो रिवीजन इसका क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। बट छुट्टी भी मनाना है और चैनल का ऐप आ गया है, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे पूरा मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। तो दिल से कीजिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में क्लियर कट बात बोला जे एटम्स आर इनडिविजुअल, एटम्स जो होगा इंडिविजुअल होगा, एटम्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, इलेक्ट्रॉन को पता कर लिया कि भैया एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। उसके बाद उनका जो कॉन्सेप्ट था जो एटम्स जो है डिविजिबल नहीं हो सकता है, वो आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, गलत हो गया। तो चलिए हम लोग पता करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने कैसे खोजा। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी सबसे मेन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जैसे ही डिस्कवरी होगा उसके बाद प्रोटॉन का डिस्कवरी सिंपल हो जाएगा इसके बेसिस पे। फिर उसके बाद जो है न्यूट्रॉन का भी खोज हो गया, उसके बाद बहुत सारे पार्टिकल्स का खोज हुआ है। लेकिन हम लोगों को जानना किसको है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा एटम्स का 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ। जे थॉमसन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट पहले किया, एक ग्लास ट्यूब लिया, ग्लास का एक ट्यूब लिया, वहां पे 2 रॉड लगाया। ये रॉड क्या है भैया, तो जैसे बैटरी में होता है ना, जो हम लोग इन्वर्टर वाला बैटरी यूज करते हैं, उसमें 2 रॉड होता है, एक प्लस एक माइनस। प्लस वाला को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, एनोड, और माइनस वाला जो रॉड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो इन्होंने 2 रॉड लगा दिया मेटल का, ये आयरन हो सकता है, सिल्वर का रॉड हो सकता है, कॉपर का रॉड हो सकता है, ग्रेफाइट का रॉड हो सकता है, मतलब जो गुड कंडक्टर है। तो यहाँ पे 2 रॉड ले लिया, प्लस वाला याद रखिएगा एनोड और माइनस वाला याद रखिएगा कैथोड। उसके बाद क्या किया, यहां से पूरा एयर ओवर सब निकाल दिया और इसमें एक गैस भरा, लाइटर गैस, जिसका नाम है हीलियम गैस। हीलियम गैस यहाँ पे भर दिए। उसके बाद क्या किए, बहुत ज्यादा वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई किए, मतलब समझ लीजिए 10 का पावर 4, 10,000 वोल्टेज अप्लाई किए और प्रेशर को कर दिए वेरी लो। याद रखिएगा प्रेशर क्या था, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। और यह जो सेटअप है, एक्सपेरिमेंट है, याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या इसी को हम लोग बोलेंगे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। तो उन्होंने जैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत लो प्रेशर पे बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ इनविजिबल रे जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। फिर इस लाइन को सुन लीजिए, याद रखिएगा, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जैसे ही जे थॉमसन ने वेरी लो प्रेशर पे बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ इनविजिबल रे जो है वो मूव कर रहे हैं कैथोड टू एनोड। और यह जो रे था, इन्होंने इसका नाम दिया कैथोड रे, कैथोड रे, क्योंकि यह जो रे था वो कहां से निकल रहा था, इसी कैथोड से निकल रहा था और वो किधर मूव हो रहा था, एनोड की तरफ मूव हो रहा था। तो देखिए एनोड आपका प्लस है और कैथोड आपका माइनस है, इधर से कोई रे अगर निकल रहा है और प्लस की तरफ जा रहा है तो इनको क्लियर हो गया यह जो रे है निगेटिव नेचर का है। तो याद रखिएगा यह जो कैथोड रे है उसका नेचर क्या है, निगेटिव है, मतलब यह निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इन्होंने एक शानदार एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने कुछ कैथोड रे के बारे में बात बोला। तो कैथोड रे समझ गए आप, कैथोड रे आपका कहां से निकल रहा था, कैथोड से निकल रहा था, किधर मूव हो रहा था, एनोड की तरफ मूव हो रहा था। कैथोड रे के अंदर है क्या, तो कैथोड रे के अंदर निगेटिव पार्टिकल्स है और उसी निगेटिव पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं।
तो याद रखिएगा जो कैथोड रे बना है वो किससे बना है, निगेटिव पार्टिकल से बना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन से बना है। तो इन 1897 J.J. Thomson started the conduction of electric current through gas at very low pressure. He used a glass tube with 2 electrodes applied high voltage. हाई वोल्टेज अप्लाई किए और प्रेशर क्या था, वेरी लो प्रेशर, याद रखिएगा। अब उन्होंने क्या देखा, सम इनविजिबल रेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दिस रेज वेयर कॉल्ड कैथोड रे। क्या नाम दिया, कैथोड रे नाम दिया। कैथोड रे क्या है भैया, तो कैथोड रे जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है। कैथोड रे के अंदर बहुत सारे निगेटिव पार्टिकल्स है और यह जो निगेटिव पार्टिकल्स है इसी को कहा गया इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। शुरुआत में उसका नाम था नेगाट्रॉन, बाद में उसका नाम चेंज करके रख दिया गया। एस्टोनी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला। दो इंफॉर्मेशन यहां पे ध्यान रखिएगा, यह जो कैथोड रे है उसको यह जो आपका रॉड है कैथोड और एनोड उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कैथोड रे जो है आपका, यहां पे आपका आयरन का रॉड रहे तब, सिल्वर का रहे तब, प्लेटिनम का रहे तब, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके नेचर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो याद रखिएगा द नेचर ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे का जो नेचर था, उसका जो प्रॉपर्टीज था, वो आपका कैथोड जो था आपका या एनोड जो था उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आपका एनोड और कैथोड किससे है उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा याद रखिएगा, इसके अंदर आप हीलियम गैस भरे हैं या हाइड्रोजन गैस भरे हैं या नाइट्रोजन गैस भरे हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है। जो रे निकलेगा वो कैथोड रे ही होगा और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होगा वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो यहां से क्लियर हो गया, यह जो रे है ना ही रॉड पे डिपेंड कर रहा है। भाई रॉड तू आयरन का ले ले, सिल्वर का ले ले, गोल्ड का ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैथोड रे निकलेगा ही। दूसरा, इसके अंदर कोई गैस ले ले, हीलियम गैस ले ले, नाइट्रोजन गैस ले ले, ऑक्सीजन गैस ले ले, ये कैथोड रे यहां से कैथोड से निकलेगा ही। इसका मतलब वो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन जो है सभी मैटर में एग्जिस्ट करता है। और यहीं से कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जितना भी एटम होगा सब में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया गया, वो चार्ज कितना था, -1.62 × 10⁻⁻19 कूलम, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग 1 यूनिट मानते हैं। मतलब किसी भी सब्सटेंस में जो चार्ज आएगा इसी के मल्टीपल में आएगा। सबसे जो छोटा चार्ज है वो किसका है, आपका इलेक्ट्रॉन का है। बाकी किसी पार्टिकल्स में अगर चार्ज होगा तो इसी के मल्टीपल में आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 लाख इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसी के मल्टीपल में आएगा। इसको याद रखिएगा। तो क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, किसने किया, जे थॉमसन ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या सीधा बोल दीजिएगा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर क्या रखा, लो, वोल्टेज क्या रखा, हाई। क्या ऑब्जर्व किया, कुछ रे जो था निकल रहा था, मूव कर रहा था कैथोड से एनोड। वो रे कहां से निकल रहा था, कैथोड से निकल रहा था। वो जो कैथोड रे था, क्या वह उसका जो कैरेक्टरिस्टिक था, उसका जो प्रॉपर्टीज था, क्या रॉड पे डिपेंड कर रहा था, नहीं। क्या वो गैस पे डिपेंड कर रहा था, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन जो है सभी एटम्स में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स है। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, तो कैथोड रे जो बना है वो आपका इलेक्ट्रॉन से बना है। कैथोड रे के अंदर बहुत सारा निगेटिव पार्टिकल्स है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ उसके बाद प्रोटॉन का भी खोज हो गया। इसी तरह का सेटअप किया गया, प्रोटॉन का खोज हो गया। और प्रोटॉन को किसने खोजा, गोल्डस्टीन ने खोजा, जो आगे आपको समरी में बता देंगे। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन का भी खोज हुआ, लेकिन न्यूट्रॉन का जो खोज था, जो डिस्कवरी था, काफी लेट से हुआ। उसका रीजन था जो आगे हम लोग जानेंगे। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गया, उसके बाद साइंटिस्ट लोग के दिमाग में एक नया चीज आया, जे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और एटम के अंदर प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन का भी बात नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन का खोज काफी लेट से हुआ था। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, सेंटर में है कि क्या कर रहा है, फिर प्रोटॉन कहां पर है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पोजीशन को पता करने के लिए कहां पर है, कैसे रह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने अलग अलग मॉडल बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मॉडल।
तो एटॉमिक्स मॉडल आपको यही एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पोजीशन कहां पर है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, प्रोटॉन कहां पर है, न्यूट्रॉन कहां पर है, ठीक है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर, उसी को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए। तो एटम्स के रिगार्डिंग सबसे पहले जो मॉडल दिया वो कौन थे? थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन को खोजने के बाद इनका जो एनर्जी का लेवल था बढ़ गया था, कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल का था। तो बोले भाई एक तो इलेक्ट्रॉन खोजिए दिए हैं, अब हम क्या करते हैं, एक एटॉमिक्स मॉडल ले देते हैं जो लोग याद रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन के खोज में इतना बड़ा डिस्कवरी था जो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था और पूरा दुनिया में इनका नाम हो गया था इलेक्ट्रॉन के खोज से, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्कवरी था। अब उसी खुशी में एक्साइटेड होके उन्होंने एक मॉडल दिया और समझाने की कोशिश किया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर है और प्रोटॉन कहां पर है। तो इनका देखिए ये क्या हिसाब किताब लगाए। इन्होंने कहा कि एटम जो है भैया एस्फेरिकल है, एटम जो है एस्फेरिकल है, ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने बोला जब पूरा जो आपका एस्फेरिकल है पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, एटम एस्फेरिकल है। दूसरा बात इन्होंने कहा पूरा एस्फेरिकल जो है आपका पूरा जो एटम्स है पूरा में आपका पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा हर जगह आपको पॉजिटिव चार्ज है। ये रेड वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो प्रोटॉन है ना पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह नहीं है, पूरा स्फीयर में पूरा फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं है, इक्वल है। फिर बोला गया भाई इलेक्ट्रॉन कहां पर है? तो बोला इलेक्ट्रॉन देखिए उसी में इंबेडेड है, उसी प्रोटॉन में, उसी पॉजिटिव स्फीयर में इलेक्ट्रॉन जो है इंबेडेड है, धंसा हुआ है। तो इनका क्लियर कट बात बोले जो एटम्स है स्फेरिकल शेप का है और पूरा स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसमें धंसाया गया है। तो ये बोले जे भाई हमारा मॉडल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, तरबूज को देखिए, वाटरमेलन को देखिए, तब मेरा मॉडल समझ में आपको आ जाएगा। तो बोले देखिए जैसे वाटरमेलन जो है लगभग आपका स्फेरिकल होता है, मेरा एटम भी लगभग स्फेरिकल है। जो रेड वाला भाग है आपका, जो खाने वाला भाग है जिसको हम लोग पल्प बोलते हैं, पल्प, वो आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज। जो खाने वाला भाग है जिसको हम लोग खाते हैं वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। और उसमें जो बीज आप देख रहे हैं, जो सीड्स आप देख रहे हैं, जो लगा है ऐसे लगा है जैसे धंसाया गया है, वो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो उन्होंने सिंपल बोला भाई मेरा मॉडल समझना है, तरबूज को देख ले, तरबूज स्फेरिकल है, मेरा एटम भी स्फेरिकल है। तरबूज का जो हिस्सा तू खा रहा है, जो प्लम एरिया खा रहा है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, जो पूरा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसमें जो सीड्स को इम्बेड किया गया है वो मेरा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन उसमें इम्बेडेड है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो एटम्स है स्फेरिकल है। और यह जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह उसमें इम्बेडेड है, जो ओवरऑल जो एटम है वो न्यूट्रल है। एटम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो आफ्टर डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन वंडर हाउ एटम्स रिमेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। जे थॉमसन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खोज दिए उसके बाद इन्होंने देखा कि प्रोटॉन का भी खोज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां पर है, एटम्स न्यूट्रल कैसे है, उन्होंने एक, ठीक है, एटॉमिक्स मॉडल दिया। एन एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड थ्रू आउट द एटम। जो एटम्स है पूरा पॉजिटिव चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है इम्बेडेड किया गया है। यह जो मॉडल था इसको प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इससे कंपेयर किया था प्लम पडिंग से। दिस मॉडल कैन बी कंपेयर टू ए वाटरमेलन मॉडल, इसको कहा जाता है, आपको बता दिए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बैलेंस ईच अदर। मॉडल क्लियर समझा दिया, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, जिससे एटम जो होता है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। बट जैसे ही रदरफोर्ड आए उन्होंने एक तगड़ा एकदम धांसू एक्सपेरिमेंट किया और इनका जो मॉडल था थॉमसन एटॉमिक्स मॉडल उसका धज्जी उड़ा दिया। तो जो भी बात कहे थे जे पॉजिटिव चार्ज हो है पूरा फैला हुआ है वो एकदम धरासा, तो सब के सब क्या हो गया? फॉल्स हो गया। वो सब के सब क्या हो गया? गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो रदरफोर्ड ने कैसे इनके जो एटॉमिक्स मॉडल था उनका धुआं धुआं उड़ा दिया, आगे हम लोग देखेंगे।
तो जे थॉमसन जो थे जोश में तो दे दिया एटॉमिक्स मॉडल। हो सकता है तरबूज खाते होंगे और दिमाग में आया होगा हो ना सके कि जो एटम्स है वो ऐसा ही होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को खोजने में उन्होंने बहुत मेहनत किया था, एकाएक नहीं हो गया था इलेक्ट्रॉन का खोज, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ना, टाइम लगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन खोज हुआ। लेकिन जब एटॉमिक्स मॉडल देने का बारी आया कुछ भी बात कह दिए, जे ऐसे होगा एटम वैसे होगा, इसके लिए तो कोई एक्सपेरिमेंट किए नहीं, इसीलिए इनका मॉडल जो है वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बट रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, धांसू मॉडल दिया था, और एटम्स के रिगार्डिंग इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था, न्यूक्लियस। चलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड क्या किए, ये पहले ही समझ गए, जो थॉमसन साहब का पहले ये मॉडल्स का धज्जी उड़ चुका है, लोग विश्वास ही नहीं कर रहा है, अब थोड़ा हमको अच्छा मॉडल देना पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिस्ट लोग जब एक्सपेरिमेंट करने जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे, पूरा चेला वाला को लेके, स्टूडेंट सबको लेके जाते थे। कुछ मिस्टेक हो जाए ना, कहीं पे कुछ हेल्प का जरूरत पड़े तो स्टूडेंट्स रहेंगे तो हेल्प करेंगे। तो पूरे अपने टीम के साथ वो गए। उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल क्या होता है, गोल्ड का जो पतला से पतला थीनेस्ट जो लेयर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गोल्ड फॉइल। उन्होंने वेरी थिन गोल्ड फॉइल लिया, बहुत पतला वेरी थिन गोल्ड फॉइल लिया। उस गोल्ड फॉइल पे क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स हिट कराया, मतलब उसमें खूब अल्फा पार्टिकल्स छोड़ा। यहाँ पे मान लीजिए ये गोल्ड फॉइल हो गया, और यहां से उन्होंने कहा कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ा। ये अल्फा पार्टिकल्स होते क्या भैया, तो देखिए कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे एक्सरे आपका निकल रहा है, गामा रे निकलता है, उसी तरह बीटा रे भी होता है। तो ये जो रे होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसमें पेनिट्रेटिंग पावर होता है, किसी भी चीज को बहुत जल्दी ये होल कर देते हैं। तो हीलियम से ये पार्टिकल्स निकलते हैं। तो यहाँ पे एक सोर्स रख दिया गया जिससे क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बस यही याद रखना आपको, चार्ज, उसका चार्ज होता है +2 और मास होता है 4 यूनिट। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, चार्ज कितना होता है +2 यूनिट और मास कितना होता है 4 यूनिट। अब यहां से उन्होंने क्या किया, एक सोर्स था जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा था, इन्होंने गोल्ड फॉइल पे बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया, और पास कराया और यहाँ पे एक स्क्रीन रख दिया, जो इस स्क्रीन से टकराएगा अल्फा पार्टिकल्स तो वहां पे ग्लो करेगा, समझ जाएंगे उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब अल्फा पार्टिकल सीधे गया कि डेविएट हो गया कि क्या हुआ, ये सब पता उनको चल जाएगा। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ गोल्ड फॉइल लिया और गोल्ड फॉइल पे बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स पास कराया, इसी को हम लोग बोलेंगे बम्बार्डमेंट कराया, बम्बार्डिंग कराया, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स। अब इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा। फर्स्ट इनका ऑब्जर्वेशन था कि भाई ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डेविएशन के पास कर गया, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधा पास कर गए। ठीक है, 90% अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से सीधा पास कर गए। गोल्ड फॉइल जहां पे बात करेंगे तो समझिएगा गोल्ड फॉइल में एटम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एटम से सीधा सीधी पास कर गया। ठीक है, ऐसे अगर एटम था तो सीधा इसे पास कर गया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कुछ एंगल से डेविएट कर गए, सीधा नहीं गए, कुछ एंगल से वो मुड़ गए, डेविएट कर गए। तीसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा जो बहुत ही सरप्राइज थे देखकर, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक। 20,000 में से 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था जिस रास्ते गया था बेचारा उसी रास्ते वापस आ गया, वो क्रॉस नहीं कर पाया। 20,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था जिस रास्ते गया था, जितना तेजी से गया था उतना ही तेजी से वो बैक हो गया। 20,000 में से एक, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स। 40,000 अगर अल्फा पार्टिकल्स गुजरेगा तो 2 अल्फा पार्टिकल्स बैक हो जा रहा था। तो यहां पे 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधे चला गया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट कर जा रहा है। अब अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज क्या है भाई, ये प्लस चार्ज है। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स एकदम गया, तेजी से भाग आया,
ये क्या बात है भाई, अंदर कुछ भूत ऊत है क्या, चुड़ैल है क्या, घबरा गए क्या है। तो इन्होंने बहुत सारे चीजों को देखा, समझा और उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। इन्होंने बोला जो देखो भाई, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से पास कर गया, मतलब एटम से पास कर गया, इसका मतलब है जो एटम से ज्यादातर जो स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है। तो पहला उनका कंक्लूजन हो गया मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। भाई एटम का अंदर जो है खाली स्पेस है, तभी तो मेरा जो अल्फा पार्टिकल है आसानी से पास कर जा रहा है। तो कोई जगह अगर खाली होगा तो कोई भी चीज आसानी से पास कर जाएगा। दूसरा उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो जा रहा है मुड़ गया, जा रहा है मुड़ जा रहा है, जा रहा है मुड़ जा रहा है, डेविएट कर जा रहा है। क्या बात है भाई। और एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था जो जैसे गया था, जिस पाथ पे गया था उसी पाथ पे वापस आ गया। तो इन्होंने सोचा अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव है, तो एटम्स के अंदर भी जरूर ना जरूर एक पॉजिटिव चार्ज है, जिससे ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन हो जा रहा है, और यह जो अल्फा पार्टिकल्स है वो इससे मुड़ जा रहा है। और जो सेंटर पे गया होगा, इस सेंटर पे गया होगा, वैसे ही ये वापस आ गया होगा। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव और जा रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स मेरा डेविएट हो गया, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस आ गया। इसका मतलब है जो एटम्स के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है सिंपल नहीं है, बहुत तगड़ा है, बहुत डेंस है। तो उन्होंने सेकेंड कंक्लूजन निकाला द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल सेंट्रल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। यहीं पे न्यूक्लियस का खोज हो गया। उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरा अल्फा पार्टिकल्स घूम जा रहा है, इसका मतलब है जो एटम्स का जो पूरा चार्ज है, एटम्स का जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो आपका सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर में है। और वो सिर्फ चार्ज ही नहीं है, उसमें मास भी है। तो एटम्स का पूरा मास और एटम्स का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, एटम्स के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसी को बोला गया न्यूक्लियस। क्या बोला गया? न्यूक्लियस। और यहां पे डिस्कवरी हो गया किसका? न्यूक्लियस का। तो याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा बात इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने बता दिया भाई देखो सेंटर में जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है। फिर पूछा गया इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो उन्होंने बोला देखो भाई ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, और उस सर्कुलर पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स नहीं है, प्रोटॉन फिक्स्ड है, सेंटर में है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और जिस पाथ पे, जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। क्लियर हो गया? उसके बाद इन्होंने कहा ये यह न्यूक्लियस जो है हेवी भी है, डेंस भी है, पॉजिटिव चार्ज पूरा यहीं पे है। दूसरा बात इन्होंने कहा इसके साइज के रिगार्डिंग, जो एटम्स का जो साइज है वो न्यूक्लियस का कितना टाइम्स होगा? 10 का पावर 5 टाइम्स, मतलब 1 लाख टाइम्स। एक अगर मतलब 5 किलोमीटर का अगर रेडियस आप ले लेते हैं किसी शहर का, और उसके बीच में अगर आप बॉल रख देते हैं, ठीक है, तो वो जो बॉल होगा फुटबॉल आपका न्यूक्लियस होगा, और पूरा जो 5 किलोमीटर रेडियस जो है वो आपका क्या होगा? एटम होगा। तो एटम का जो साइज है न्यूक्लियस के कितना टाइम्स ग्रेटर है? 1 लाख टाइम्स ग्रेटर है। तो एटम्स का जो साइज है काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा जो एटम्स का डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 10 का पावर -10 मीटर है, और जो न्यूक्लियस का डायमीटर है वो आपका कितना है? 10 का पावर -15 मीटर। अब यहां पे देखिए इनका जो मॉडल था बहुत खास था। इन्होंने एक तगड़ा एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस को खोज दिया, पूरा क्लियर कट बात बता दिया भाई देखो एटम्स का ज्यादातर पार्ट जो है एम्प्टी है, और सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो इनका एक्सपेरिमेंट इतना क्लियर था कि किसी को इसमें कोई डाउट्स नहीं था, ऑल इज वेल था। क्यों? सामने का एक्सपेरिमेंट है, अब इसमें आप क्या बोल सकते हैं?
जो दिखा वो आपको बता दिए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। अब इनका जो मॉडल है उसको कंपेयर किया गया सोलर सिस्टम से। जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह इनका मॉडल है। तो इन्होंने बोला देखो भाई सन जो है फिक्स्ड है, तो ये मेरा हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। और जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मेरे क्या हो गए? प्लैनेट हो गए। इलेक्ट्रॉन लाइक प्लैनेट एंड सन लाइक न्यूक्लियस। तो इनका जो मॉडल है उसको कंपेयर किया गया सोलर सिस्टम से, इसीलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल भी बोला जाता है, याद रखिएगा। थॉमसन का मॉडल, वाटरमिलन मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल बोला जाता है, और इनके मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैनेटरी मॉडल, क्योंकि इसको कंपेयर किया गया सोलर सिस्टम से, मतलब प्लैनेट से। इसको ध्यान रखिएगा। अब इनका पढ़ लेते हैं हम लोग लिमिटेशन। देखिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तगड़ा किया भाई, गोल्ड फॉइल लिया, अल्फा पार्टिकल्स पास कराया, जो रिजल्ट था सबके सामने था, कंक्लूजन इन्होंने दे दिया जी एटम्स जो है भाई ज्यादातर पार्ट्स उसका एम्प्टी है, बीच में न्यूक्लियस है जो बहुत ही डेंस है और मास भी उसके पास हेवी मास है। लेकिन कुछ चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब कुछ साइंटिस्ट लोग पूछे भाई ठीक है आपका, अब ये बोले थे जी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो साइंटिस्ट लोग बोले, उस समय एक मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उनका एक थ्योरी था, मैक्सवेल थ्योरी बहुत फेमस था। उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल्स है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी को लॉस करेगा। उनका थ्योरी था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब एसिलेटेड है, तो वो एनर्जी को लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी ठीक है आपका क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज है इसमें, और या सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब एसिलेशन है, तो यह एनर्जी को लॉस करेगा, और एक समय आएगा जो स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए वह न्यूक्लियस से जाकर टकरा जाए। इनका सिंपल कहना था मैक्सवेल का, जो इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल्स है, वो अराउंड घूम रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, मतलब वो एसिलेशन कर रहा है, तो वो एनर्जी को लॉस करेगा, और एनर्जी को लॉस करेगा तो घूमते 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 स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा और न्यूक्लियस से जाकर टकरा जाएगा। और उन्होंने समय बताया 10 का पावर -4 माइक्रोसेकेंड। माइक्रोसेकेंड का भी 1 माइक्रोसेकेंड का भी 10 का पावर 4th पार्ट में जाकर टकरा जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? एनर्जी को लॉस क्यों नहीं करता है? इसको रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो रदरफोर्ड एटम्स कैसे स्टेबल है उसके बारे में नहीं बता पाए, यही उनका फीडबैक है, याद रखिए। बाकी उनका जो आपका सिस्टम था, एक्सपेरिमेंट था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बेटर देन थॉमसन मॉडल। तगड़ा एक्सपेरिमेंट था, थॉमसन मॉडल को सुहा कर दिए। थॉमसन मॉडल क्या बोला था? बोला था पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली है। ये बोले ना भाई यूनिफॉर्मली नहीं है, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर में। तो क्या बोले थे? पूरा यूनिफॉर्मली पूरा स्फीयर में फैला हुआ है। तो उनका मॉडल का ऐसे ही धज्जी उड़ा दिए। However, it could not explain the stability of atom. एटम कैसे स्टेबल होगा इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि जो फिजिक्स था उसके हिसाब से जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी को लॉस करेंगे, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स है और वो सर्कुलर मोशन में है, मतलब वो एक्सीलरेट कर रहा है, एनर्जी को लॉस करेंगे, और स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए वो न्यूक्लियस से जाके क्या करेंगे? कोलाइड कर जाएंगे। और एटम जो है आपका जो मैटर है एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैटर कहां से एग्जिस्ट करेगा? तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर। तो रदरफोर्ड जो मॉडल है वो कुछ आंसर नहीं दे पाया। तो अगले साइंटिस्ट है बोर्स। इन्होंने उनका जो फीडबैक था, उनका जो डिमेरिट था, उनको इन्होंने कर दिया दूर। इन्होंने क्या कहा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने एक शानदार एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारा कंक्लूजन, बहुत सारा पॉइंट्स बताया, न्यूक्लियस को खोजा, न्यूक्लियस का साइज बताया, एटम जो होता है मोस्ट उसका स्पेस एम्प्टी होता है, सारा चीज दिया। बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम्स कैसे स्टेबल होगा। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बोर्स। बोर्स ने उनका जो लिमिटेशन था, उनका जो ड्रॉबैक था उसको दूर किया। तो उन्होंने क्या क्या बात कहा उनको देखिए। तो बोर्स का कुछ पोस्टुलेट है, कुछ स्टेटमेंट है,
उसको ध्यान में आपको रखना है। सबसे पहले बोर्ड ने कहा देखो भाई, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये हो गया आपका फोर्थ ऑर्बिट। तो उन्होंने बोला फोर्थ ऑर्बिट आपको याद रखना है। जो ऑर्बिट है 4 ऑर्बिट होगा। पहला ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिया के सेल, सेकेंड ऑर्बिट को नाम दिया एल सेल, थर्ड ऑर्बिट को नाम दिया एम सेल और फोर्थ ऑर्बिट का नाम दिया एन सेल। के एल एम एन फोर्थ सेल होता है, याद रखिएगा। उन्होंने बोला पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पहला जो सेल आपका उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंड वाला जो सेल है आपका, सेकेंड वाला जो ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। थर्ड वाला में भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन होगा और फोर्थ वाला में 32 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनका पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिएगा तो आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो बोर्ड्स ने सबसे पहले बोला भाई देखो न्यूक्लियस के अराउंड जो पाथ है ना, जो ऑर्बिट है, जो शेल है वो कितना है, 4 है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट को ही शेल बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को नाम दिया के सेल, सेकेंड ऑर्बिट का एल सेल, थर्ड ऑर्बिट का नाम दिया एम सेल और फोर्थ ऑर्बिट का नाम दिया एन सेल। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 से ज्यादा नहीं होगा। थर्ड में आपका 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा और फोर्थ जो है आपका एन सेल, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होगा। और ये आज भी करेक्ट है 100%। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या बोला, कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन ए फिक्स्ड अलाउड सेल्स कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। बोले थे भाई देखो, है जो ऑर्बिट है ना, जैसे प्लैनेट घूमता है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेंगे। बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। अपने अपने शेल में वो घूमेंगे, अपने अपने ऑर्बिट में घूमेंगे। बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन 2 सेल, 2 सेल के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन यह जो घूम रहा है जिस पाथ में, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट, या इसी को हम लोग बोलेंगे एनर्जी लेवल। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्बिट बोले वही चीज समझेंगे, सेल बोले वही चीज समझेंगे, स्टेशनरी स्टेट्स बोले वही चीज समझेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट बोले वही चीज समझेंगे, एनर्जी लेवल बोलेगा हम सेल को ही समझेंगे। सब किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ऑर्बिट के बारे में, सेल के बारे में। While moving in a fixed cell, electrons do not lose energy. आराम से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, वो इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करेगा। तो जो वो नहीं समझा पाए थे रदरफोर्ड, जो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को लॉस करेगा, इन्होंने क्लियर कर दिया इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को लॉस नहीं करेगा, क्योंकि अपने पाथ में वो घूम रहा है, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन अगर वो एनर्जी ले लेता है, एनर्जी अगर ले लेता है तो अपने ऑर्बिट को छोड़ के नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। अगर वो सेकेंड में था, सेकेंड ऑर्बिट में था इलेक्ट्रॉन, एनर्जी मिल गया, थर्ड में चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा। अब फिर एनर्जी डाउन होगा, फिर बैक आ जाएगा। फोर्थ में चला गया था, फिर एनर्जी डाउन हो जाएगा, फिर 3 में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, जहां से गया था वहां पे आ जाएगा। जैसे हम लोग छोटे रहते थे, पैसा मिलता था, दुकान के साइड चले जाते थे, पूरा खर्च करके तब घर पे आते थे। पैसा नहीं था तो घर पे रहते थे, पैसा आ जाता था मार्केट में रहते थे, दुकान में रहते थे, अब पूरा पैसा खर्च करके तब घर में आते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आराम से घूमते रहेगा, जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगा अपना ऑर्बिट छोड़ के नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा, फिर एनर्जी लॉस हो जाएगा, फिर अपने घर जहां से आया था उस ऑर्बिट में चला जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन शेल टू अनदर सेल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी और रिलीजिंग एनर्जी। अपना वो सेल, अपना ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन तभी बदलेगा जब वो एनर्जी को लेगा या एनर्जी को रिलीज करेगा। तो एनर्जी को जब लेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बाहर चल जाएगा। एनर्जी जब हो जाएगा तो घर में रहेगा, बाहर चल जाएगा। और जब एनर्जी को रिलीज करेगा ना, जब एनर्जी निकलने लगेगा, रिलीज होने लगेगा, तो फिर अपने घर वो वापस आएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बोर्ड्स एटॉमिक्स मॉडल में, ठीक है। अब इनका भी डीमेरिट बहुत सारा है, इन्होंने भी बहुत सारा पॉजिटिव बात कहा जो आज भी वैलिड है। तो इनका मेन दिक्कत क्या है, इसके बाद एक नया मॉडल आया जिसको हम लोग बोलेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो हम लोगों को 9th में नहीं पढ़ना, 11th में पढ़ना है। वो सबसे लेटेस्ट मॉडल है और सबसे सही मॉडल है। यहाँ तक इसलिए गलत हो जा रहा था क्योंकि यहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रॉन को मान के चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल्स है। बाद में पता चला जी इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल्स नेचर भी शो करता है और
वेव नेचर भी शो करता है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी भी है, उसमें मास भी है। जिसमें मास रहता है उसको पार्टिकल्स बोलते हैं, और जिसमें फ्रीक्वेंसी रहता है, वेवलेंथ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। जिस तरह साउंड क्या है, वेव है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला ये इलेक्ट्रॉन जो है डुअल नेचर रखता है, ये पार्टिकल्स भी है और वेव भी है। इसीलिए ये सारे लोग में कुछ ना कुछ डिमेरिट आ जा रहा था। लेकिन जैसे ही पता चला इलेक्ट्रॉन जो है डुअल नेचर रखता है, उसके बाद न्यू मॉडल आया, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो सबसे लेटेस्ट है और सही है। लेकिन हर मॉडल में कुछ ना कुछ तो कमी आएगा, फिर अभी कंटिन्यू जारी है, फिर आगे हो सकता है कि नया मॉडल आपको मिल जाए। आप बोलेगा नहीं सर नया मॉडल नहीं चाहिए, बहुत पहले सिलेबस बड़ा हो जाता है ना, सिलेबस लंबा हो जाता है, नया मॉडल आते जाता है सिलेबस हम लोग का बढ़ते जाता है। क्या मजाक बना के ये लोग रखे हैं, जब चाहते हैं मॉडल ये फेल हो गया, नया मॉडल आ गया। तो आपको जिस तरह गुस्सा आ रहा है ना, उस तरह हम लोग को भी गुस्सा आता था। तो सर ये फेल मॉडल को क्यों आप पढ़ा रहे हैं, फेल हो गए, सीधा आप सही मॉडल को पढ़ाइए, सीधा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ा दीजिए, जो सही मॉडल है उसको पढ़ाइए। ये फालतू मॉडल जो फेल हो गया उसको क्यों पढ़ा रहे हैं। तो उस समय तो हम लोग जज्बाती हो जाते थे, समझ में नहीं आता था। बट फेल से ही आप समझिएगा चीजों को, जब तक शुरुआत नहीं समझिएगा तब तक आपके अंदर जो थिंकिंग लेवल है वो आपका डेवलप नहीं कर पाएगा। बेस को पहले देखिएगा, सिर्फ पोशारा को देखिएगा, पेंटिंग को देखिएगा तो नहीं हो पाएगा, बेस को देखना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग जो काम का बात है, अब हम लोग काम का बात करेंगे, जो पूरे केमिस्ट्री में आपका क्या होगा, यूज होगा। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना हम आपको बता देते हैं। देखिए सिंपल आपको क्या करना, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो डिस्कवरर है याद रखिए। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को किसने खोजा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन को किसने खोजा, जेम्स चैडविक ने। और न्यूक्लियस को किसने खोजा, रदरफोर्ड ने, याद रखिएगा। तो प्रोटॉन का खोज में यहाँ पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड आ गया है, हालांकि सही नहीं है, इस पे कंट्रोवर्सी है। गोल्डस्टीन का नाम आता है, गोल्डस्टीन, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, ठीक है। अब एनसीईआरटी में अगर अर्नेस्ट रदरफोर्ड है तो उसी को मानना पड़ेगा। और न्यूट्रॉन को किसने खोजा, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। और न्यूक्लियस को किसने खोजा, याद रखिएगा, न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने। क्लियर है। उसके बाद आप याद रखिएगा एटम्स का 3 पार्टिकल्स आ गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। उसका मास जो होता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। इसको याद रखिएगा क्योंकि 9th में पहले हम लोग याद रखते थे, वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये मास आप केजी में याद रखिएगा या ग्राम में भी आप याद रख सकते हैं। 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 हो गया आपका इसका मास इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का 1.6। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, याद रखिएगा। 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27। एक ही पॉइंट याद रखिएगा, 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी। यही प्रोटॉन का मास और यही न्यूट्रॉन का मास, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है खास बात, इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ना उसका 1840 टाइम्स, 1840 गुना मास होता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है बराबर होता है, और ये दोनों का मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना होता है, 1840 टाइम्स होता है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर म्यू में बात करेंगे, जो मास हम लोग मापते हैं ना एटम का, उसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अब उसको म्यू से मेजर करते हैं, वो उसका यूनिट हो गया जिसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, म्यू करके लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 म्यू, ऐसे लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है वो 1 म्यू होता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 म्यू। चार्ज का बात कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। उसके बाद यह जो चार्ज है ना उसको -1 यूनिट मान लेते हैं, और प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको +1 यूनिट मान लेते हैं, ताकि इससे कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। 1 यूनिट चार्ज बोलेगा तो यही होता है, माइनस बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस बोलेगा तो प्रोटॉन के लिए। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको कुछ खास बात ध्यान रखना है, हर एक एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन्स होगा, न्यूट्रॉन्स होगा। हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। बट हाइड्रोजन एक लौता ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। याद रखिएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसको याद रखिएगा।
तो एटम का जो मास है किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, किसके कारण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास एटम का मास हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है नेग्लिजिबल हो जाता है, उसको मास को जोड़िए या मत जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप एलिफेंट का वेट कराने जा रहे हैं, अब एलिफेंट के वेट में 3-4 अगर एंड मतलब चींटी का मास अगर ऐड कर दीजिएगा, या 50 चींटी का मास ऐड कर दीजिएगा, या 100 चींटी का मास ऐड कर दीजिएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का मास अगर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एटम का जो फुल्ली मास है वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ। न्यूट्रॉन का खोज काफी लेट से हुआ, जब भी पूरा दुनिया गुमान करने लगता है, प्राउड करने लगता है कि हम बहुत बड़ा तीर मार लिए, तब नेचर बोलता है भाई अभी कुछ नहीं, भाई अभी तू बहुत पीछे है। तो पूरा मॉडल्स हम लोग ला दिए, बोर्ड्स मॉडल आ गया, फिर पता चला भाई एक नया पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का खोज काफी लेट से हुआ। तो न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ, उसके लिए देखिए, देखा गया जो हाइड्रोजन जो है उसमें एक प्रोटॉन है और हीलियम में 2 प्रोटॉन है, हीलियम में 2 प्रोटॉन और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, ठीक है। जबकि हीलियम जो है 2 टाइम्स भारी होना चाहिए, 1 प्रोटॉन है इसमें 2 प्रोटॉन है, तो हीलियम जो होना चाहिए हाइड्रोजन से 2 टाइम्स हेवी होना चाहिए। बट देखा गया जो हीलियम जो है हाइड्रोजन से 4 टाइम्स हेवी है। तो यहाँ पे सारा लोग कंक्लूजन करने लगा कि कुछ ना कुछ और पार्टिकल्स है जो इसके मास को बढ़ा रहा है। तो फिर किसका खोज हुआ, इसका खोज हुआ न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन क्या होता है, याद रखिएगा, न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है और इसका जो मास होता है प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता है, एटम्स में जितना प्रोटॉन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर। मतलब एटम्स का जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन 10 है तो कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया, 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन जितना होगा उसी को बोलेंगे एटॉमिक नंबर। किसी भी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, जितना उसमें प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स 20 है तो एटॉमिक नंबर 20। हाइड्रोजन का प्रोटॉन्स कितना है 1, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 1। तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे किस, जेड से। जेड बराबर क्या हो जाएगा पी, क्लियर है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कोई एटम अगर न्यूट्रल है, कोई एटम चार्ज नहीं है, आयन के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कोई एटम अगर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो कोई एटम अगर न्यूट्रल होगा जितना उसका प्रोटॉन होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसमें प्रोटॉन भी 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है, तो उसमें प्रोटॉन भी 7, इलेक्ट्रॉन भी 7। तो कोई एटम अगर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका प्रोटॉन होगा, उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। ये याद रखिएगा या कहीं लिख लीजिएगा, सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो जेड बराबर पी बराबर क्या होगा ई, जेड मतलब एटॉमिक नंबर बराबर होगा प्रोटॉन के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के। तो किसी भी एटम में अगर वो न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर है। हाइड्रोजन में याद रखिएगा न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको मास नंबर पता होना चाहिए, मास नंबर पता है तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर याद है तो उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना भाई हम याद रखें 20, तो इलेक्ट्रॉन भी 20 प्रोटॉन भी 20। बट न्यूट्रॉन कितना होगा उसको निकालने के लिए आपको मास नंबर ध्यान रखना पड़ेगा। मास नंबर क्या होता है, देखिए नाम है इसका मास नंबर। जैसे एक साउथ इंडियन मूवी था, उसमें एक नागार्जुन जो था उसका एक मूवी था, उसमें मास बोला जा रहा था, उसी तरह यहाँ पे आपका मास नंबर। मास नंबर किसको बोलते हैं, मास नंबर कुछ नहीं है, याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा इस नंबर को हम लोग बोलेंगे मास नंबर। कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है जोड़ दीजिए, वही हो गया आपका मास नंबर। जैसे कार्बन का प्रोटॉन कितना होता है 6 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कितना होता है 6 न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ दीजिए 6 6 कितना होगा 12, तो मास नंबर कितना हो जाएगा 12। मास नंबर का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये नंबर है, क्लियर। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है भाई, तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 16। सर हम कैसे याद रखेंगे, गालिब सर आप तो अपने लिए बता दिए,
हम मास नंबर कैसे याद रखेंगे? देखिए मास नंबर याद रखिएगा। मास नंबर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मास को, एटम का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो दे रहा है। एटम का जो मास है इलेक्ट्रॉन थोड़े दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। तो एटम का जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही दे रहा है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम लोग बोलते हैं मास नंबर। इसी को हम लोग एक और नाम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, याद रखिएगा। मास नंबर या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा दैट इज कॉल्ड मास नंबर। क्यों मास नंबर बोल रहे हैं? क्योंकि एटम का मास यही देता है। एटम का मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। जैसे कार्बन का मास कितना होता है? 12 में होता है। कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट होता है, एक नाइट्रोजन का भी मास 1 यूनिट होता है, तो कितना हो गया? 12 यूनिट, 12 म्यू होता है मास। एक प्रोटॉन का मास 1 म्यू, एक न्यूट्रॉन का मास 1 म्यू, तो कितना होगा? 12 म्यू मास होता है। और इसी मास को हम अगला चैप्टर में याद करवाएंगे, अभी ध्यान रखना है। तो एटम का मास जरूरी है। तो मास नंबर आपको याद करना नहीं है, एटम का जो मास है ना वही आपका मास नंबर हो जाएगा। जैसे एटम का मतलब मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, यूनिट का बात नहीं कर रहे हैं। कैल्शियम का मास नंबर कितना होता है? 40 होता है। उसका एटॉमिक मास कितना है? 40। किसी किसी में गड़बड़ होगा, क्यों होगा कभी हम बताएंगे। क्लोरीन को छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1 होता है। उसका एटॉमिक मास कितना है? 1। कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12 होता है। एटॉमिक मास कितना है? 12। जो एटॉमिक मास होगा वही उसका कहलाएगा मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर याद नहीं करना है, उसका एटॉमिक मास याद कर लीजिए, वही हो जाएगा उसका मास नंबर। अब एटम्स डिफरेंट कैसे होगा? कार्बन और नाइट्रोजन में क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है? तो एटॉमिक नंबर उसका आइडेंटिटी है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद रखिएगा, अगर कोई एटम्स चार्ज हो जाता है, एटम्स में प्लस या माइनस चार्ज आ गया, तो उसका इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहेगा। कोई एटम्स अगर चार्ज हो रहा है तो क्या बदलेगा? इलेक्ट्रॉन बदलेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर वो निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। याद रखिएगा, एटम्स में क्या बदल सकता है? इलेक्ट्रॉन बदल सकता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बदलेगा। कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन ही रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन ही रहेगा, 6 न्यूट्रॉन है तो 6 न्यूट्रॉन रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो प्लस माइनस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का कोई भरोसा नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे सिंबल्स। तो देखिए, अब जो हम लोग सिंबल्स लिखते हैं, अब आपको क्लोरीन बोल दिया जाए, कैल्शियम बोल दिया जाए, लिखने के लिए कितना डिफिकल्टी होगा। और पूरा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का एबीसीडी है एलिमेंट। एलिमेंट अगर क्लियर है तो केमिस्ट्री क्लियर होगा, एलिमेंट क्लियर नहीं है तो केमिस्ट्री कभी जिंदगी में क्लियर नहीं होगा। इसलिए एलिमेंट्स का नाम और उसका सिंबल, उसका एटॉमिक मास, ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने, ठीक है, एलिमेंट्स का सिंबल दिया ताकि उस सिंबल से आप पहचान जाइए किस एलिमेंट का दिया गया। लेकिन इन्होंने जो सिंबल बनाया था ना वो पिक्टोरियल था, पिक्चर टाइप का था, इमेज टाइप का था, जो बहुत ही डिफिकल्ट था। जैसे आपका देख लीजिए यहाँ पे BMW का साइन फॉस्फोरस का है, लीड लिखना है, गोल करके एल लगा दीजिए, तो ये कितना डिफिकल्टी है, तो इसको आपको याद नहीं रखना है। तो सबसे पहले किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। इनका जो सिंबल था पिक्टोरियल था। उसके बाद आए, ठीक है, बर्जिलियस, ये भी बहुत महान साइंटिस्ट है। बर्जिलियस ने जो इसको देखा, बोला भाई इसको मत करो, बहुत डिफिकल्ट है, हम जो बता रहे उसको करो। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स का जो फर्स्ट लेटर है उसको सिंबल बना दिया। अब किसी का सेम हो जा रहा है, जैसे क्लोरीन भी सी से, कार्बन भी सी से, तो बोला भाई घबराओ मत, कार्बन को सी रहने दो, क्लोरीन को सी और एल मिला दे। जैसे हम लोग अकॉर्डिंग टू को कैसे लिखते हैं? एसी लिखते हैं, ऐसा चीज लिखते हैं जिसे पता चल जाए। बिटवीन लिखना है तो क्या लिखते हैं? BTW लिख देते हैं, BTW मतलब बिटवीन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू एसी लिख देते हैं। उसी तरह का सिंबल में भी यूज किया जाता है ना। जैसे क्लोरीन को Cl लिख दिए, जिंक को Zn। अब जिंक को Zi लिखता है तो जिंक नहीं पता चलता, लेकिन Zn से जिंक पता चल जा रहा है। तो ऐसा सिंबल बनाया गया जिससे आपका एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाए। तो हाइड्रोजन का H हो गया, अल्युमिनियम का Al हो गया, एल से आप आलू मत बोल देना, कोबाल्ट का CO हो गया। अब ऐसे रहेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स का जो नाम होगा उसमें फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल, उसके बाद वाला अगर लेटर्स है तो स्मॉल होगा, 2 ही लेटर्स होगा, या तो 1 होगा या तो 2 लेटर्स होगा। आयरन का क्या होगा? Fe। ये सब सिंबल हम आपको याद करा देंगे, ये सिंबल बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब ये जितना भी आपका एलिमेंट्स का नेमिंग है,
ठीक है, कुछ उसमें लैटिन नेम है उसको हम याद करवा देंगे, कुछ प्लानेट के नाम पर है जैसे मरकरी, कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर है जैसे गोल्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, इसको याद रखना है सिंबल। आपको 1 to 20 आपके बुक्स में दिया, बट 9th में है तो आपको 1 to 30 आपको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम पूरा लगातार 1 से 20 तक, ठीक है, और मेरा बात मानिए तो 30 तक लगातार आपको याद रखना है सिंबल के साथ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, पूरा आपको 30 तक याद रखना है, ठीक है, सिंबल के साथ। हाइड्रोजन का H, हीलियम का फर्स्ट बार आप देखिएगा तो घबरा जाएगा, बट केमिस्ट्री में यही सब आपको मिलेगा, इसलिए सबका नेम आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद भी 10 to 15 और भी एलिमेंट्स है जिसका नाम हम आपको यहाँ पे नहीं लिख पाए, आपको टेलीग्राम में दे देंगे, जिसको याद रखिएगा। जैसे गोल्ड का हो गया, गोल्ड का बहुत फेमस है, गोल्ड का होता है AU होता है। लीड का बात करेंगे, लीड का, तो लीड का क्या होता है PB होता है सिंबल, प्लम्बम जिसको हम लोग बोलते हैं। मरकरी का बात करेंगे तो Hg होता है, सिल्वर का बात करेंगे तो Ag होता है, कॉपर जिंक की सब तो हो ही गया। ब्रोमीन का बात करेंगे तो Br होता है, आयोडीन का बात करेंगे तो I होता है। तो इसके अलावा 10 to 15 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका यूज आ जाता है, जैसे लीड का यूज आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, कभी गोल्ड आ जाएगा, कभी प्लेटिनम आ जाएगा। ये सब का भी सिंबल हम भेज देंगे या इस नोट्स में अटैच कर देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। कुछ ओल्ड नाम है, ठीक है, 11 एलिमेंट्स का ओल्ड नाम है, लेटिन नाम है, जिसको आपको याद रखना है। जैसे सोडियम का पुराना नाम क्या था, नेट्रियम था, इसलिए इसको Na बोला जाता है। सल्फर जो है आपका, इसका पुराना नाम सल्फर था। पोटेशियम आपका केलियम था, जिसको के से हम लोग बोलते हैं। फेरम हो गया आपका, आयरन को पहला नाम क्या था, फेरम। कॉपर को पहले हम लोग क्यूप्रम बोलते थे। जो मरकरी है आपका, मरकरी Hg, इसको हाइड्रोजेनम बोलते थे। Ag सिल्वर, AgOg, Ag का पुराना नाम क्या है, अर्जेंटम है, अर्जेंटम। उसी तरह लीड का पुराना नाम क्या है, प्लम्बम। तो इस तरह 11th नाम है ओल्ड, जिसका सिंबल और उसका ओल्ड नेम आपको याद रखना है, वो हम आपको बता देंगे। अब हम लोग बात करेंगे वैलेंस सेल क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। वैलेंस सेल क्या होता है, देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हैं, जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलिंग कीजिएगा, तो लास्ट सेल जो आया जिसमें इलेक्ट्रॉन आप फिल किए, उस लास्ट सेल को, उस लास्ट ऑर्बिट को ही हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। जैसे आपको बता दिए सोडियम 11 पर है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है। अब इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा जो आगे हम बताएंगे, तो 4 सेल हो गया KLMN, इसमें 2 डालिएगा, इसमें 8 डालिएगा, कैसे डालिएगा आगे हम बताएंगे, और इसमें 1, 11 हो गया। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, M में गया, तो सोडियम का जो वैलेंस सेल हो गया वो M हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाता है वही आपका होता है वैलेंस सेल। अगला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए वैलेंस सेल M है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो 1 को हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी एटम्स के लास्ट वाला सेल में, वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, उसी को हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट टर्म्स है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, जो बाहरी आपका शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। क्लियर है। अगला है ऑक्टेट रूल। हर एक एटम जो है ना, दुनिया का हर एक चीज चाहता है स्टेबल हो जाए, हम भी चाहते हैं स्टेबल हो जाए, आप भी चाहते हैं स्टेबल हो जाए, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं कि अच्छा जॉब हो, पैसा हो, पावर हो, एक जगह रहे, ठीक है, और बिंदास पूरा लाइफ हो जाए। तो हर एक चीज चाहता है स्टेबल हो जाए, उसी तरह एटम भी चाहता है स्टेबल हो जाए। एटम स्टेबल कैसे होगा, तो एटम का एक सिंपल थ्योरी है, याद रखिएगा। एटम के आउटर मोस्ट सेल में, मतलब एटम्स के वैलेंस सेल में, जो बाहरी सेल है ना, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो एटम्स बोलेगा भाई हम स्टेबल हो गए, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हर एक एटम चाहता है उसके बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, 8 हो जाए। और 8 इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट। मतलब हर एक एटम चाहता है उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए।
8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया मतलब उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो कुछ एटम्स ऐसा होता है जिसका ऑक्टेट पहले ही से ही पूरा है, नेचुरली पूरा है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। याद रखिएगा जो नोबल गैस होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब भैया ये बोलेगा हम स्टेबल है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना देंगे, ये स्टेबल हो गया। बाकी जो एटम्स है जिसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो भाग दौड़ करेगा, दूसरे एटम से मिलेगा, बोलेगा भाई कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो या ले लो या शेयरिंग कर लो, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लो। हालांकि ये भी थ्योरी बाद में गलत हो जाएगा, बट ये आपका मान के चलना है, ये आपका 10 तक 11 12 तक भी काम आता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा जो अनस्टेबल एटम्स है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो क्या करेगा? दूसरे एटम्स के तलाश में रहेगा, अरे भाई मिल जा, ऑक्सीजन खोजेगा, नाइट्रोजन को, सल्फर खोजेगा, तो ऑक्सीजन को जो भाई मिल जा, कुछ शेयरिंग हो जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, जिससे मेरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। अब हर एक एटम्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना मतलब ऑक्टेट पूरा करना है। इसके लिए उसके पास 3 रास्ता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, या इलेक्ट्रॉन ले ले, या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले। शेयरिंग मतलब भाई एक तू दे एक तू दे, 2 हो गया, एक तू और एक मैं, 2 हो गया, ये 2 तुम्हारा भी, ये 2 मेरा भी, इसको शेयरिंग बोलते हैं। आपके पास 5 रुपीज है, मेरे पास 5 रुपीज है, कितना हो गया? दोनों मिलाएंगे 10 रुपीज, ये 10 रुपीज आपका भी है मेरा भी है। जैसे पार्टनरशिप ही करते हैं, 1 लाख मिला लिए, 2 लाख में दुकान खोल दिए, तो पार्टनरशिप ही हो गया। तो पार्टनरशिप ही करना है। या आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दे दो भाई, कम इलेक्ट्रॉन है ले लो, पैसा ज्यादा है बैंक में जमा कर देता है, कम रहता है तो लोन लेता है, उसी तरह का काम करता है। तो एटम्स के पास भैया जो जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, जिसके बाहरी शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके पास 3 गो रास्ता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करो, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करो, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करो, ताकि उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो जाए। समझे? अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरा करेगा, ध्यान से देखिए। अगर हम सोडियम का बात करेंगे, सोडियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 to 1, आगे हम बताएंगे, घबराना ही है। अब इसके लास्ट यही ना है भाई, कितना 1, अब इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मस्त हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस ही कर दे, या तो लॉस करे या तो गेन करे। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो देखिए 8 आ गया या 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, या तो लॉस करो या तो गेन करो। लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर लेने में दिक्कत है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन लेने और देने में एनर्जी लगता है। ये बोलेगा भाई हम 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, एनर्जी का सवाल है, हम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। तो इसका काम है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो जो मेटल होते हैं, याद रखिएगा, वो जनरली इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो जो नॉन मेटल है, याद रखिएगा, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, यही नॉन मेटल इतना है। 156 सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करता है। आप में कितना यूज होगा याद रखिएगा, आप में 2-4 यूज होगा। एक तो याद रखिएगा आप कौन कौन नॉन मेटल आपका यूज होगा, एक सल्फर यूज होगा, याद रखिएगा सल्फर, कार्बन यूज होगा, ऑक्सीजन यूज होगा, नाइट्रोजन यूज होगा, हाइड्रोजन यूज होगा, और एक फ्लोरीन यूज होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन। बस इतना ही नॉन मेटल आपको आंख बंद करके याद रखना है, ठीक है। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, एक वो गलती से आ जाएगा कहीं आयोडीन, बस इतना याद रखिएगा। इतना नॉन मेटल आपका यूज का है, ठीक है। ये सब नाम लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ऑक्सीजन का बात करेंगे। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा भाई? 8 है इलेक्ट्रॉन तो 2,6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो काम बन जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में इसको दिक्कत होगा। अब याद रखिएगा, सब एटम्स को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीलियम बोलेगा भाई हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा काम बन जाएगा। तो हीलियम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स में स्टेबल हो जाएगा, उसका अलग लेवल है, अलग सिस्टम है भाई। वो बोलेगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, हम स्टेबल होगा। तो हीलियम जो है, याद रखिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में ही स्टेबल हो जाएगा, बाकी सब 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा तब स्टेबल होगा। बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है।
और हीलियम 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम का जो पड़ोसी हाइड्रोजन बोलेगा भाई हमको 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन दो, हम भी स्टेबल हो जाएंगे। लिथियम बोलेगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम भी स्टेबल हो जाएंगे। तो हीलियम के आसपास जो एटम्स है 2 इलेक्ट्रॉन में शांत हो जाएगा, बाकी जितना एटम्स है उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सिंपल ट्रिक आपको याद रखना है, सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होगा तो उसको लॉस करने में अच्छा है, गेन करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो लॉस करेगा। तो 1 2 3 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो उसका वैलेंसी हो गया उतना ही। वैलेंसी मतलब याद रखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, गेन किया या शेयर किया। तो कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन या शेयर किया उसी को हम लोग बोलेंगे वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो ये लॉस करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 लॉस करेगा, 3 है तो 3 लॉस करेगा, 4 है तो 4 में दोनों है, लॉस भी कर सकता है गेन भी कर सकता है, बीच बीच में है। 5 इलेक्ट्रॉन होगा भाई तो लॉस नहीं करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, उससे अच्छा है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। 6 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोलेगा भाई 6 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। 7 वाला बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 पूर्णा चाहिए। याद रखिएगा 1 से 4 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका वैलेंसी उतना ही होगा। 5 से 8 तक होगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको 8 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। और ये माइंड में फिक्स कर लीजिएगा क्यों हो रहा है, एटम्स कम होगा तो लेगा, ठीक है, तो मेटल्स होगा तो लॉस करेगा, नॉन मेटल्स होगा गेन करेगा। तो याद रखिएगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा लॉस करेगा, 5 6 7 8 होगा गेन करेगा, 4 वाला शेयरिंग करेगा। एक चार्ज होता है जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन समझ लीजिए एक काम का है। चार्ज मतलब कुछ नहीं, जो वैलेंसी होता है उसी को चार्ज बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो वैलेंसी है वही चार्ज है, फर्क क्या है, वैलेंसी में आपको प्लस माइनस लगा रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो प्लस। याद रखिएगा +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो अगर हम लिखते हैं कहीं, जैसे लिखते हैं सोडियम का लिख देते हैं Na+, का मतलब हो गया सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। Mg+2 का मतलब हो गया जो मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। अगर लिख देंगे Cl- मतलब क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। अगर लिख देंगे O-2 इसका मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। तो जब किसी एटम पर माइनस साइन लगा रहा है समझ जाइए इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, प्लस साइन लगे समझ जाइए इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया। क्यों किया है, ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ऑक्टेट कैसे पूरा कर, लॉस करके या गेन करके। लेकिन कुछ एटम जो होते हैं शेयर भी कर लेते हैं, ना लॉस करते हैं ना गेन करते हैं, वो शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि लॉस और गेन से उनका काम नहीं बनेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले जो होते हैं ना, जैसे कार्बन हो गया, शेयरिंग कर लेता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना और लॉस करना मुश्किल हो जाता है, तो शेयरिंग कर लेता है, भाई एक एक लाओ, एक एक तुम लोग लाओ, 4 पार्टी को बुलाता है, एक एक लेता है, 8 हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहाँ पे सब लिखे हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर वैलेंसी जो है 4 से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, वैलेंसी अगर 4 से अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, वैलेंसी अगर 4 होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, जैसे कार्बन करता है। तो ये सब याद रखिएगा, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखिएगा, वैलेंसी अपने आप निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है वैलेंस ई और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमको निकालना है सोडियम का, किसी का भी बोलेगा आप आराम से निकाल सकते हैं, किसी का भी आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे बोलेगा कि भाई हमको बताओ कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, कितना होगा 2 8 8 2, ये आपका 2 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये जो 2 है आपको बताते हैं 1 2 3 रहेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस करेगा, ये लॉस करेगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। बोलेंगे चार्ज कितना है भाई, ये लॉस किया तो प्लस लगा दीजिए, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, +2 हो गया। ऑक्सीजन का बात करेंगे, जो भाई ऑक्सीजन का निकाल लीजिए 2,6, कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो गया। और गेन किया है तो ये वैलेंसी प्लस होगा कि माइनस होगा, तो -2 हो गया इसका चार्ज कुछ नहीं होता है वैलेंसी में, बस आप प्लस माइनस लगा दीजिए, लॉस है तो प्लस लगा दीजिए, गेन है तो माइनस लगा दीजिए, यही उसका चार्ज होता है। अब हम लोग सबसे मेन पॉइंट्स देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? तो जब आप एटम्स के डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपको इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। जैसे आपको फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। आपको पहले बता चुके हैं के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। पहला में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, सेकेंड वाला में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होगा, थर्ड वाला में 18 होगा, फोर्थ वाला में 32 होगा। बट आपको यह जो मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये बच्चा वाला मेथड है। 11 में 12 में जाएगा तो वहां पे बदल जाएगा, वहां पे एसपीडीएफ वाला सिस्टम आएगा जो कभी आपको बता देंगे। यहाँ पे कौन सिस्टम है आपको? के एल एम एन, के एल एम एन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ऑर्बिट में, लेकिन 11 में 12 में जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते हैं किसमें? ऑर्बिटल्स में। यहाँ पे ऑर्बिट में, यहाँ पे ऑर्बिटल्स में, मतलब ऑर्बिट के अंदर भी बहुत सारा चीज होता है, जो लास्ट होता है वो आपका ऑर्बिटल्स होता है। जैसे इनका कहना था, बोर्ड साहब का कहना था, इलेक्ट्रॉन जो है इस बिल्डिंग में, और 11 में जाएगा तो पता चलेगा इस बिल्डिंग के, इस फ्लैट के, इस रूम के, इस अलमीरा में है। तो अलमीरा में हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं बिल्डिंग में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करेंगे? पहले के में करेंगे, फिर एल में करेंगे, फिर एम में करेंगे, फिर एन में करेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना करेंगे, आराम आराम से करेंगे। फर्स्ट वाला में औकात कितना है? 2, इसका औकात है 8। तीसरा का औकात याद रखिएगा 8, अगला का 2। ये ट्रिक याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं। 20 तक आपका इससे काम चल जाएगा। ये याद रखने के लिए ठीक है, काम के लिए ठीक नहीं है। काम के लिए आपको ये वाला ठीक है, याद रखिएगा 2882, इसको याद रखिएगा, काम आपका बन जाएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2n²। 2n² फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 का स्क्वायर तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 2 या 8 आएगा, 3 का स्क्वायर थर्ड ऑर्बिट में 18 आएगा। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन को कैसे बढ़ना है? तो हाइड्रोजन का पहले सिंबल आपको तो पूरा ध्यान में रख लेना है। उसके बाद जो आपको बता दिए थे, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है। एटॉमिक नंबर अगर 5 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी 5, प्रोटॉन भी 5 और इलेक्ट्रॉन भी 5। एटॉमिक नंबर अगर 10 होगा तो प्रोटॉन भी 10, एटॉमिक नंबर भी 10, इलेक्ट्रॉन भी 10। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है तो आपको बता चुके हैं, जो उसका मास नंबर है, जो उसका मास है, तो मास आपको याद रखना पड़ेगा। उसके लिए अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहां पे आपको मास याद करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मास हाइड्रोजन का 1 होता है। ऐसे भी एक ट्रिक है, जो आपका सम वाला नंबर है उसका 2 टाइम्स कर दीजिए, और जो ऑड वाला है उसका 2 टाइम्स करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। लेकिन सबके लिए लागू नहीं होगा, लगभग काम चल जाएगा। तो एटॉमिक मास आपको याद करवा देंगे। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन है तो के में डाल दीजिए। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 डाल दिए। अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट वाला के सेल का औकात कितना याद रखिएगा, इसका 2 औकात है। कितना औकात है? 2 औकात याद रखिए। इसमें 2 ही भर सकते हैं, इसमें 8 ही भर सकते हैं, इसमें 8 ही भर सकते हैं, इसमें 2 भर सकते हैं। वो बोले तो भाई साहब 18 भर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको 20 तक हो पाएगा, 18 नहीं भर पाएगा। तो ये याद रखिएगा, कैल्शियम तक ही इस मेथड से आप अप्लाई कर पाएगा, कैल्शियम के बाद ये नहीं हो पाएगा। तो 2882 याद रखिएगा। के में 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, एल में 8, एम में 8, इस तरह। अब देखिए 6 का बात करें, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट में आप कितना दे दीजिए? के में दे दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बच गया तो इसमें दे दीजिए 4। इसमें मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? 8 जा सकते हैं। अगला देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फिलअप करना। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो फर्स्ट में दे दीजिए 2 और अगला वाला में 6। नियोन का बात करेंगे, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एटॉमिक नंबर 10, तो इलेक्ट्रॉन 10। फर्स्ट में 2 दे दिए और सेकंड वाला में 8 दे दिए, तो सेकंड वाला फुल हो गया। अब जो आएगा इसके बाद उसको अगला सेल में हम लोग क्या करेंगे? रखेंगे। के एल फिक्स फुल हो गया, अब एल में भरेंगे। तो 11 है तो के में 2, एल में 8, एम में 1, 11 हो गया। उसी तरह भरते जाएंगे कहाँ तक आएंगे? आपका क्लोरीन। क्लोरीन में कितना हो गया? 17 है तो 287। अब आएंगे आर्गन, याद रखिएगा। आर्गन आपका आ गया 288, ये फिक्स हो गया। बोले ना, फर्स्ट वाला में 2, सेकेंड वाला में 8, थर्ड वाला में भी 8 फुल हो गया। अब आपको अगला वाला में फिलअप करना है। पोटेशियम में 19 है तो 2880 फुल हो गया, अगला वाला में 1। कैल्शियम का 2888, अगला वाला में 2, बस काम खत्म। 20 तक ये नियम लागू होगा, इसको याद रखिएगा। अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको बता दिया लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। जितना लास्ट में इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1।
लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता है, जितना लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी आपको बताए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो वैलेंसी 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो वैलेंसी 3। 8 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 होगा तो वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 होगा तो वैलेंसी 1। ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया तो भाई स्टेबल हो गया, इसका वैलेंसी 0 होगा। यहाँ पे देखिए 4 तो 4, 5 का जैसे 4 के बाद आएगा तो 8 में से घटा दीजिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पता है तो वैलेंसी आप आराम से निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 के लिए जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही वैलेंसी, 5 6 7 के लिए जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। इसको पूरा अच्छा से कर लीजिएगा, अगला चैप्टर में यही आपका फिर यूज होगा और पूरे केमिस्ट्री में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी और सिंबल एलिमेंट्स का। अब हम लोग बात करेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। एक होता है आपका आइसोटोप्स और एक होता है आइसोबार, दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझिए। देखिए आइसोटोप्स का मतलब हो गया आपका भाई। जैसे हाइड्रोजन का अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो होता है आपका उसका 3 भाई होता है, 3 ब्रोदर्स होता है। एक होता है आपका प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है आपका ट्रिटियम। हाइड्रोजन कितना भाई? 3 भाई। उसी तरह कार्बन भी आपका होता है 3 भाई। तो बहुत सारे एटम्स जो होंगे उनका भाई होगा, ब्रोदर्स होगा, सिस्टर नहीं होगा। कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनका कोई ब्रोदर्स नहीं होगा, अकेले होंगे, लेकिन ज्यादातर जो एटम्स होते हैं उनका भाई होता है। भाई मतलब उनका जो फादर्स होगा एक ही होगा, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत क्या होगा, डिफरेंस आपको नजर आएगा। जैसे यहां पे देखिए इस हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। इस हाइड्रोजन में देखिए हाइड्रोजन का जो ये वाला भाई है उसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें आपका 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो याद रखिएगा आइसोटॉप्स का मतलब होता है ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब वही एलिमेंट होगा। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, याद रखिएगा। आइसोटॉप मतलब इनका जो एटॉमिक नंबर होगा सेम होगा लेकिन इनका जो मास नंबर होगा डिफरेंट होगा। तो ऐसे एटम्स को हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है जो हाइड्रोजन का होता है। इसका देख लीजिए एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, बट मास नंबर डिफरेंट है। इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर क्या है? 3 है। तो एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटॉप्स। मतलब सिंपल याद रखिएगा, हम एटम्स के भाई के बारे में बात करेंगे, ब्रोदर्स के बारे में बात करेंगे। तो हाइड्रोजन ही है लेकिन सबका मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट है मतलब आप देख सकते हैं प्रोटॉन तो सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा। एक चीज याद रखिएगा, आइसोटॉप्स मतलब एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। और मास नंबर डिफरेंट है मतलब याद रखिएगा न्यूट्रॉन भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए जे आइसोटॉप में क्या डिफरेंट होता है? मास नंबर डिफरेंट होता है। न्यूट्रॉन्स भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। यहाँ पे प्रोटियम में 0 आपका न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम में 1 है, ट्रिटियम में 2 है। उसी तरह कार्बन का भी 3 आइसोटॉप्स होता है। एक होता है आपका 6 12, एक 6 13, एक होता है आपका 6 14। यहाँ पे देखिए आप न्यूट्रॉन निकाल के तो मास नंबर में से प्रोटॉन घटा लीजिएगा तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो 12 में से 6 दिया, यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन, यहाँ पे देखिए आपका 7 न्यूट्रॉन, यहाँ पे आपका देखिए 8 न्यूट्रॉन। इन तीनों में देखिए हाई कार्बन ही है लेकिन सबका एटॉमिक नंबर जो है सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर क्यों सेम है? क्योंकि कार्बन ही है ना। कार्बन होगा तो एटॉमिक नंबर 6 ही होगा। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। इसका मास नंबर 12, इसका मास नंबर 13, इसका मास नंबर 14। मास नंबर डिफरेंट है मतलब न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। इसका न्यूट्रॉन कितना है? देखिए 6 न्यूट्रॉन। इसमें कितना न्यूट्रॉन है? 7 न्यूट्रॉन। इसमें कितना न्यूट्रॉन है? 8 न्यूट्रॉन। तो आइसोटॉप में मास नंबर डिफरेंट तो होगा ही, साथ साथ न्यूट्रॉन भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे आइसोटॉप्स का हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहां पे याद रखिए आपका यूरेनियम जो है इसका यूज हम लोग करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और इसी का यूज हम लोग जो एटम बम होता है ना उसको बनाने में भी हम लोग इसी का यूज करते हैं। उसी तरह
कोबाल्ट हो गया आपका, कोबाल्ट का यूज हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है। आयोडीन का यह आइसोटॉप्स है जिसका यूज हम लोग ग्वाइटर जो डिजीज होता है, ठीक है, थायराइड कैंसर में इसका यूज हम लोग करते हैं। जो कार्बन 14 है उसका यूज हम लोग, ठीक है, कार्बन डेटिंग में करते हैं। मतलब कोई चीज अगर जमीन से निकल रहा है, डग आउट करके जमीन को खोद के, तो कितना साल पुराना है उसको हम लोग चेक कैसे करते हैं, कार्बन के इस आइसोटोप्स के हेल्प से हम लोग उसको चेक कर लेते हैं वो कितना पुराना है। तो आइसोटॉप में याद रखिएगा, आइसोटॉप में जो है आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा सेम होगा, कि कार्बन ही है ना, कार्बन का अगर भाई है भाई तो उसका जो कैरेक्टर्स होगा लगभग सेम होगा, कुछ फीचर्स अलग अलग होगा, बाकी सब तो ठीक सेम होगा। तो आइसोटॉप्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो लगभग क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए या इस कार्बन का कीजिए या इस कार्बन का कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जा रहा है, न्यूट्रॉन का डिफरेंस हो जा रहा है, मतलब मास नंबर डिफरेंट हो जा रहा है। मास नंबर मतलब आपको पहले बता चुके हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसी को मास नंबर बोलते हैं। अगला है आपका आइसोबार। आइसोबार में याद रखिएगा, इसमें जो होगा आपका सेम क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा। इसमें सेम होगा, याद रखिएगा, इसमें सेम होगा मास नंबर, मतलब ऊपर वाला का उल्टा हो गया, इसमें मास नंबर सेम होगा और डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। आइसोबार में आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया लेकिन मास नंबर सेम हो गया। जैसे यहां पे आप देखेंगे, आर्गन देखिए, पोटेशियम देखिए, कैल्शियम देखिए, सबका मास नंबर क्या है, 40 है। मास नंबर मतलब आपको बता चुके हैं, एटॉमिक मास ध्यान दीजिए, एटॉमिक मास सब क्या क्या है, सेम है, मास नंबर सेम हो गया 40 40 40, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 20, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, वैसे एटम्स को हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। आइसोबार्स तो आपको बोर्ड्स मॉडल बता दिए, बोर्ड्स मॉडल में भी बहुत सारा डिफिकल्टी था। उसके बाद न्यू मॉडल आपको बताएं, अब जो मॉडल हम लोग 11 में पढ़ेंगे, जो न्यू मॉडल होगा, लेटेस्ट मॉडल होगा, लेटेस्ट मॉडल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बाकी सब में इलेक्ट्रॉन को बताया गया था, इलेक्ट्रॉन ऐसे से मूव कर रहा है, इस मॉडल में बताया जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है आपका, उसका फिक्स पोजीशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है आपको पता नहीं चलेगा, बट न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एटम्स है, कहां पर है ये आप क्लियर पता नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसको आप 11 में जाके डिटेल में पढ़िएगा। अब हम लोग एक देखेंगे क्वेश्चन, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान दीजिए, क्लोरीन का अगर एटॉमिक मास का बात करेंगे तो कितना होता है, 35.5 होता है। इसका मास जो है ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, हाइड्रोजन का कार्बन का क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए, जब भी अगर भाई का बात करेंगे, ब्रोदर्स की बात करेंगे, तो सभी एटम्स के पास कुछ ना कुछ ब्रोदर्स है। कार्बन 3 ब्रोदर्स है, हाइड्रोजन भी 3 ब्रोदर्स है, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन आपका 3 ब्रोदर्स है, हीलियम की बात करेंगे 2 ब्रोदर्स है, ब्रोन 2 ब्रोदर्स है। अब उसका मास किसका ले, बड़ा भाई का ले कि छोटा भाई का ले। तो हाइड्रोजन का बात करेंगे, तीनों भाई का, ठीक है, एक कहा गया 1 2 1 3 और एक हो गया आपका 1 1 1 1 2 1 3, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन का 3 भाई है। ये वाला जो है ना 99% है, 99.9% के लगभग, इस सब का कोई औकात ही नहीं है, इसीलिए मास किसका हम लोग याद रखते हैं, इसका। उसी तरह कार्बन में देख लीजिए, कार्बन जो C12 है आपका, मतलब C612 वाला, ये सबसे ज्यादा है, तो मास इसी का आएगा। लेकिन क्लोरीन में दिक्कत है, क्लोरीन में जो है ना दिक्कत है, एक भाई है आपका, एक क्लोरीन में एक भाई आपका 25%, एक क्लोरीन कितना भाई है 25%, और एक क्लोरीन है आपका, वो है आपका 75%, 75%। अब इसका मास लेके इसका मास ले, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या करते हैं, एटॉमिक मास का एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ले लेंगे, दिक्कत खत्म। इसका जितना औकात है उसका ले लेंगे, इसका जितना औकात है उसको ले लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, एटॉमिक मास हमारा क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग जो मास देखते हैं ना, वो एक्चुअल में आपका एवरेज एटॉमिक मास ही होता है, ठीक है। तो जहां पे किसी का परसेंटेज ज्यादा नहीं रहता तो ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, जो ज्यादा अमाउंट में है नेचर में वही आ जाता है।
बट क्लोरीन के केस में दिक्कत क्या है, एक भाई 75% है, एक भाई आपका 25% है, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज निकालने के लिए याद रखिएगा, जो परसेंटेज होता है उसको मास से डिनोट करते हैं। एक क्लोरीन है 35 मास वाला, एक क्लोरीन होता है आपका 37 मास वाला, तो एक क्लोरीन है आपका 35 मास वाला, एक क्लोरीन है आपका 37 मास वाला। एक 35 वाला जिसका मास है वो 75% है, और 37 वाला जो मास है वो 25% है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज के लिए देखिए क्या करते हैं, एवरेज के लिए यह जो परसेंटेज है उसको मास से गुना कर दीजिए, इस परसेंटेज को इसके मास से गुना कर दीजिए, और दोनों को जोड़कर 100 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। सीधा मत कीजिएगा, 35 37 जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिएगा तो नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। ये सिंपल एवरेज है, यहाँ पे सिंपल नहीं निकालना है, एबंडेंस से गुना करना है कितना अमाउंट है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आपका 35 वाला है, कितना परसेंट है 75, और जो 37 मास वाला है क्लोरीन वो आपका कितना है 25%, तो 37 इंटू 25%, 25 हो गया, अपॉन 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका एवरेज एटॉमिक मास। किसका है? क्लोरीन का, तो क्लोरीन का लिख दीजिए। ये 11 में बहुत सारा ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए गुना कर लीजिए, अब 25 से काटिए, 25 1 जा, 25 3 जा, 25 4 जा, ये हो गया आपका 105 प्लस 37 अपॉन 4, इसको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 142 अपॉन 4, 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 3 जा 12, 4 5 जा 35, और फिर 2 0 4 5 जा, कितना आ गया 35.5। तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 35.5। तो जो भी एटॉमिक मास हम लोग याद करते हैं ना, याद रखिएगा पहला वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, एक का नहीं होता, सब भाई का मिला के निकालते हैं, ठीक है। बट जो बड़ा भाई है, मतलब जो ज्यादा अमाउंट में है उसी का ना चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ठीक ठाक है, एक 75% है, एक आपका 25% है। दूसरा चीज याद रखिएगा, जो भी हम लोग एवरेज एटॉमिक मास जो हम लोग याद करते हैं वो अप्रोक्स में होता है। जैसे कार्बन का हम लोग 12 म्यू याद रखते हैं, कार्बन का 12 म्यू थोड़ा होता है, लेकिन हम लोग इजी कर लेते हैं ताकि उसको याद करना हमारे लिए क्या हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को कर चुके हैं कंप्लीट। आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, काफी और कॉन्सेप्ट को समझाने में। फ्रेंड्स आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो एनसीईआरटी में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, पूरा आपको प्रॉब्लम जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्त, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।